हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको और हम लोग आज करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पीवाईक्यू न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है? टू वायर्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट metals have their lengths in a ratio 1 is to 1 is to 2 1 ratio 2 and their radii in the ratio 2 ratio 1 respectively. IV graph for them is shown in the figure. देखिए एक फिगर दिया हुआ है। ये जो फिगर है V वर्सेस I ग्राफ है। ठीक है, तो V वर्सेस I आपको क्या देता है? आपको जानकारी है कि दैट इज अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। आपको क्या देता है? क्या देता है बताइए? रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर एक जानकारी है कि हमसे दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यह पूछा गया है कि रेजिस्टेंस आर ए अपान आर बी। ठीक है, दूसरा पूछा गया है रेजिस्टिविटीज सिग्मा ए अपान सिग्मा बी। तो पहले हम लोग पहला सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, टू वायर्स की बात है, ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मेटल्स हैव देयर लेंथ इन द रेशियो 1:2। तो मान लेते हैं कि जो पहला वायर ए है उसका लेंथ कितना है? एल ए है, और जो सेकेंड वायर बी वायर है उसका जो लेंथ है वो एल बी है, और इनका रेशियो दिया हुआ है 1:2, जिसको हम लिख सकते हैं एल ए रेशियो एल बी इज इक्वल टू 1:2। फिर सेकंड कह रहा है एंड देयर रेडियाई इन द रेशियो 2:1। तो मान लेते हैं कि जो पहला वायर ए वायर है उसका रेडियस कितना है? दैट इज आर ए, और सेकेंड वायर जो बी वायर है उसका रेडियस कितना है? आर बी है, और इनका जो रेशियो है वह रेशियो दिया हुआ है 2:1। ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। आईवी ग्राफ फॉर देम इज शोन इन द फिगर। मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूं, जैसे यहां से आपको क्या मिल जाएगा? यहां से जो आपको V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू आपको पता है कि आई आर होता है। ठीक है, तो जब V इक्वल टू आई आर होता है तो एक बात बताइएगा कि I अपान V इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज 1 अपान आर हो जाएगा ना। आपको पता है, क्या पता है कि V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहां से अगर हम निकालें, क्या निकालें कि दैट इज V अपान आई। यहां से अगर हम V अपान आई की बात करें तो हमें कितना मिल जाता है? दैट इज हमें आर मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसी को थोड़ा पलट दें, आई अपान भी कर लें तो हमें 1 अपान आर मिल जाता है। अगर हम आई अपान भी कर लें तो हमें कितना मिल जाता है? 1 अपान आर मिल जाता है। ठीक है, मुझे एक बात बताइएगा, जब यहां से अगर सपोज करिएगा, अगर मान लीजिए मैं एक लाइन अगर ऐसे मैं ड्रॉ कर दूं, तो जो मैं लाइन ऐसे ड्रॉ किया, अगर मैं यहां से tan 30 ले लूं, ठीक है, मैं यहां से क्या ले लूं? tan 30। एक काम करते हैं, यहां पर दो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन का नाम है ए, एक वायर, जाहिर सी बात है एक दो वायर है, ए वायर और बी वायर है। ठीक है, ए और बी लिखा हुआ है, तो ए के लिए जो हम एंगल लिखते हैं वो लिख लेते हैं हम लोग, दैट इज थीटा ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, और दैट इज बी के लिए जो एंगल है थीटा बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो मुझे एक बात बताइएगा कि अगर मैं इस फार्मूला जो हमारे पास है, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? यहां से हमको मिल जाएगा दैट इज क्या मिल जाएगा? आई अपान भी। तो आई अपान भी मतलब क्या हो गया? अगर हम यहां से ले लें कितना? 30 डिग्री ले लें तो tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा। तो यहां से हमको मिल जाएगा दैट इज tan थीटा ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? आई अपान भी इज इक्वल टू 1 अपान आर ए। ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगर हम tan 45 ले लें, सेकंड जो आपका वायर है उसके लिए जो हम एंगल थीटा बी लिए हुए हैं, tan थीटा बी ले लें तो हमें कितना मिल जाएगा? आई अपान भी इक्वल टू 1 अपान हमको आर बी मिल जाएगा। अगर इसका हम डिवाइड करा दें तो डिवाइड कराने पे हमको क्या मिल जाएगा? दैट इज यहां देखिए, इसको डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा? 1 अपान आर ए, अब बी चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा आर बी अपान 1, और यहां हो जाएगा tan थीटा ए अपान tan थीटा बी हो जाएगा। उसके बाद आर बी अपान आर ए इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा ए की वैल्यू है 30,
तो tan 30 और tan b मतलब थीटा b की वैल्यू 45 है, तो हो जाएगा tan 45 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बी अपान आर ए इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपान अंडर रूट 3 और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमको मिल जाएगा दैट इज आर बी अपान आर ए इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 3, या मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा आर ए इज इक्वल टू आपको, हाँ यहां से एक काम करिए, आप एक चीज निकाल लीजिए, यहां से आरबी अपन आर ए का वैल्यू अगर 1 अपॉन अंडर रूट 3 है, तो आप ये बताइए आर ए को अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसको भी ऊपर ले जाएंगे, यहां से आपको आर ए अपॉन आरबी की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, दैट इज अंडर रूट 3 मिल जाएगी। तो आर ए अपॉन आरबी आपसे पूछा गया था, तो आर ए अपॉन आरबी की वैल्यू आपने निकाल दिया, मतलब पहले क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये आपका पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। तो आर ए अपॉन एल मतलब सिग्मा ए बराबर कितना हो जाएगा, तो आर ए रेजिस्टेंस ए वायर का, आर ए एरिया ए वायर का, लेंथ ए वायर का। चलिए सिग्मा बी ले लीजिएगा, कितना आ जाएगा भैया, रेजिस्टेंस बी वायर का, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया बी वायर का और लेंथ बी वायर का। ठीक है, इनका रेशियो निकालना है ना, मतलब सिग्मा ए अपान सिग्मा बी निकालना है, तब लिखिए सिग्मा ए अपान सिग्मा बी इज इक्वल टू, सॉल्व करिए थोड़ा सा इसको, तो आर ए आप डिवाइड कर दीजिए, देखिए आर ए अपान एल ए, बी ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा एल बी अपान आर बी इंटू ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करिए ना, आर को आर के साथ, ए को ए के साथ, एल को एल के साथ कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका भैया, सिग्मा ए अपान सिग्मा बी इज इक्वल टू आएगा आर ए अपान कितना आ जाएगा आर बी इंटू, यहां से कितना आ जाएगा ए अपान ए बी इंटू एल बी अपान एल ए। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट कर दिए, तो सिग्मा ए अपान सिग्मा बी की वैल्यू हो जाएगी आर ए अपान आर बी, सर ने निकाला है कितना, सर ने नहीं हम लोगों ने मिलकर निकाला, सॉरी, अंडर रूट 3 इंटू ए अपान ए बी। ध्यान दीजिएगा यहां पर एक बात कहा गया था, कहा गया दैट इज एक इसमें दिया हुआ है ना, हाँ यहां से एक चीज देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से आप लोग, यहां लिखा हुआ है कि आर ए रेशियो आर बी इक्वल टू 2/1। तो एक बात बताइएगा कि अगर मैं ए अपान ए बी का वैल्यू निकालना चाहूं तो थोड़ा सा कैसे हो जाएगा, देखिए तो ए अपान ए बी का वैल्यू निकालने के लिए ए वायर के लिए एरिया कितना हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर, अच्छा इसके लिए कितना हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर, अच्छा पाई पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, यहां से क्या मिल जाएगा आर वन बाई आर टू का स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब ए अपान ए बी का वैल्यू आ जाएगा आर वन बाई आर टू के स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे आर वन बाई आर टू के स्क्वायर, तो आर वन बाई आर टू मतलब हो गया आर ए अपान आर बी का स्क्वायर। ठीक है, तो आर ए अपान आर बी की वैल्यू कितनी दी है 2 रेशियो 1, तो यहां लिखेंगे 2 आर ए अपान आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि दैट इज आर ए अपान आर बी, एक स्टेप लिख देते हैं हम लोग ना, काम करते ए अपान ए बी की वैल्यू सर ने यहां से निकाला, दैट इज आर ए अपान आर बी का स्क्वायर इंटू, ये बताइए एल बी अपान एल ए, तो एल ए अपान एल बी अगर 1/2 है तो एल बी अपान एल ए अगर उल्टा कर देंगे तो 2/1 हो जाएगा, दैट इज 2। सॉल्व करिए, तो अंडर रूट 3 इंटू आर ए अपान आर बी की वैल्यू कितनी है, आर ए अपान आर बी की वैल्यू है 2 रेशियो 1, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, अब 4 इंटू कितना हो गया 2, तो सिग्मा ए अपान सिग्मा बी कितना हो जाएगा 4 टू 8 अंडर रूट 3, ये आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया।
और ये आपका अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, आपके लिए सॉल्यूशन है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, और हार्ड कुछ नहीं होता है ना, आपके विल पावर के आगे क्वेश्चन की हार्डनेस नहीं होती है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन कंडक्टर इज डबल्ड, हाउ विल दिस इफेक्ट? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस गिवन कंडक्टर इज डबल्ड ना, मतलब भी को, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पीडी, भी को क्या करना है, डबल कर देना, मतलब भी है तो उसको टू भी कर देना है। तो हाउ विल दिस इफेक्ट, वो पहला इफेक्ट पूछ रहा है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा और करंट डेंसिटी इन द कंडक्टर पे क्या पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसको इधर हम लोग क्या करेंगे, पहले का सॉल्यूशन कर लेंगे, पहले को दूसरे का सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर मोबिलिटी की बात पूछ रही है, मोबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आप जानते हैं मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका क्या बोलते हैं, न्यू इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज वी डी अपान ई हो गया, आपको फार्मूला पता है। और जब आपको फार्मूला पता है वी डी अपान ई हो गया, तो मुझे एक बात बताइएगा कि जो वी डी का फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, वी डी का फार्मूला होता है, वी डी का क्या होता है बताइए, वी डी का फार्मूला क्या होता है, वी डी मतलब हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वी डी का फार्मूला होता है ई टाउ वी अपान एम इंटू एल। अच्छा ठीक है, और ई का फार्मूला क्या होता है, ई का होता है वी अपान एल, ठीक है। तो म्यू अगर मैं निकालूं तो मुझे क्या मिल जाता है, तो मुझे मिलता है, देखिए वी डी की वैल्यू रखिए ई टाउ वी अपान एम एल इंटू, ठीक है, सॉरी डिवाइडेड बाई है, डिवाइड बाई होगा तो क्या हो जाएगा, इंटू एल चला जाएगा ऊपर और भी आ जाएगा आपका नीचे, ये बात सही है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां से एल एल क्या हो जाएगा कैंसिल, और भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, यहां पर मिला क्या, ई टाउ अपान एम, क्या मिला, मोबिलिटी। तो यहां पर ई आपका कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, इट मींस दैट म्यू इज कांस्टेंट। तो जब म्यू आपका कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कांस्टेंट, ठीक है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, एम, ठीक है ना, कांस्टेंट, तो म्यू कांस्टेंट जब हो गया, इट मींस दैट कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी से टू भी अगर कर दें, तो ऐसा करने पर उसके मोबिलिटी म्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज अ नो इफेक्ट, ओके, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं द करेंट डेंसिटी इन द कंडक्टर, तो मुझे पहला देखिए ये आपका सॉल्यूशन हो गया, अभी आपको ये जानकारी मिल गई कि हाँ पोटेंशियल डिफरेंस को अगर डबल कर दिया जाए तो जो म्यू है आपका मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट विल बी कांस्टेंट ही रहेगा। अगर सेकंड क्वेश्चन आपका द करंट डेंसिटी इन द करंट कंडक्टर, तो पहली बात आपको जानकारी है करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय जे, तो जे होता है और जे बराबर जो फार्मूला होता है वो दैट इज होता है आई बाई ए। आई का जो होता है क्या बोलते हैं फार्मूला, होता है एन ई ए भी डी, और अपान नीचे कितना हो गया ए, तो ए क्या हो गया कैंसिल, तो जे मिला हमको एन ई भी डी। अच्छा ठीक है, जे आपको कितना मिल गया, दैट इज एन ई भी डी ना। तो जब एन ई भी डी मिल गया, हाँ ठीक है, एक बात और बताइए मुझे, जब जे इक्वल टू एन ई भी डी मिल गया तो जे इक्वल टू एन ई भी डी का फार्मूला क्या है, भी डी का फार्मूला सर यहां से लिखे हुए हैं ई टाउ भी अपान एम इंटू एल, तो यहां से क्या मिल गया जे, और देखिए यहां से ध्यान से ए भी, इट मींस दैट कि जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, इसका मतलब भी को अगर टू भी करे किया जाएगा तो जे टू जे हो जाएगा, तो इसका मतलब कि अगर पोटेंशियल को भी से टू टाइम्स इन भी जो क्या बोलते हैं आपका पोटेंशियल डिफरेंस है भी को इंक्रीज करके टू भी कर दिया गया, तो जो उसका करंट डेंसिटी होगा वो भी टू जे हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा, ठीक है, यहां लिखा है डबल लिखा है, तो करंट डेंसिटी भी डबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, बिकॉज करंट डेंसिटी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और होगा ना, इसके पहले क्वेश्चन और है क्या,
ये वाला देख लेते हैं ना। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बात हो रही है टेम्परेचर के बाद, टेम्परेचर वर्ड यूज हुआ, रेजिस्टेंस वर्ड यूज हुआ, उसके बाद यहां पर क्या बोलते हैं और क्या हुआ, टेम्परेचर कोफिशिएंट वर्ड यूज हुआ, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वर्ड यूज हो गया, ठीक है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वर्ड यूज हो गया। तो इट मींस दैट आपको एक फार्मूला दिमाग में बैठ जाना चाहिए, दैट इज आर टी इज इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा इंटू डेल टी। आपको जानकारी है कि आर जीरो क्या है, आर नॉट क्या है बताइए, इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस आपका, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, आरटी हो गया, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, डेल्टा टी क्या हो गया, चेंज इन द टेम्परेचर हो गया। तो मुझे एक बात बताइएगा थोड़ा सा, अगर मैं आर टी इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा टी, अल्फा इंटू डेल टी हो गया, तो अगर यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझिएगा कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज्ड बाई 25%। आपको पता है कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस ना आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद आप एक बात जान रहे हैं कि यहां पर वो कह रहा है, मान लेते हैं कि शुरू में सपोज लेट इनिशियल जो आपका रेजिस्टेंस है, हमने मान लिया कि वह आपका आर है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि क्या बोलते हैं, इंक्रीज बाय 25% ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, मुझे एक बात बताइएगा कि यहां पर, हाँ, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब क्या हो गया कि आपका जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर वो कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, और हमें टेम्परेचर केल्विन में चाहिए, तो 27 प्लस 273 इक्वल टू 300 केल्विन हमारे पास आ गया। उसके बाद अब यहां पर हमें एक बात और पता है कि रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट 25% हो रहा है ऑफ इट्स वैल्यू, तो हमने वैल्यू शुरू का कितना माना हुआ है, आर, तो आर का 25% कितना हो जाएगा, आर इंटू 25% मतलब 25 अपॉन 100 हो जाएगा। और उसके बाद इतना क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, ये इतना इंक्रीज हो रहा है। तो ये बताइए जब इतना इंक्रीज हो जाएगा तो जो न्यू रेजिस्टेंस बनेगा, न्यू रेजिस्टेंस मींस दैट इज आर टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज पहले तो कितना था आर, उसमें कितना बढ़ गया, इतना इंक्रीज हो गया, तो आर इंटू 25 अपॉन 100, तो हमें आर टी कितना मिल गया, दैट इज सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा, तो 100 आर प्लस 25 आर अपॉन 100, that is RT is equal to 125 R upon 100, and putting the all value in the this equation, and that is suppose first equation, तो आप RT की जगह रख लीजिए, वैल्यू कितना हो गया भैया, 125 R upon 100 is equal to R0। तो R0 इनिशियल कितना माना है आपने रेजिस्टेंस सर, R है, ठीक है, 1 प्लस, तो 1 प्लस टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, दैट इज 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है, और डेल टी ना कितना लिखा हुआ है, दैट इज डेल टी। तो डेल टी मतलब क्या हो गया, ठीक है, डेल टी का मतलब हो गया आपका, डेल टी का क्या मतलब हो गया, दैट इज T2 माइनस T1। सपोज करिए इनिशियल टेम्परेचर इसका कितना है, T1 है, बाद का T2 है, तो हम इसको एक काम कर लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, दैट इज डेल टी की जगह क्या लिखेंगे, दैट इज T2 माइनस T1, ये हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा इसको आप सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस की कमी है, इतना पहले आप ना अच्छे से कुछ हमको इरेज करना पड़ेगा, ट्राई कर रहे हैं कि ना करना पड़े, ये करना पड़ेगा हमें लग रहा है। देखिए 125 आर सॉल्व करते हैं, एक बात बताइएगा, आर से आर कैंसिल हो गया और 125 है और 100 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मतलब यहां बचेगा हमारा 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू, यहां कितना बचेगा, 1 प्लस 2.0 इंटू टेपर माइनस 4 और T2 माइनस T1। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है आपका, दैट इज 27 300, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा
T2 निकालना है। T2 आपको क्या है, टू बी कैलकुलेटेड, T2 आपको निकालना है, ठीक है। तो T2 माइनस कितना हो जाएगा आपका 300। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, +1 को इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 5/4 - 1 इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻⁴, एंड दैट इज T2 माइनस 300। 5 में 4 गया 1/4 ना, मतलब 1/4, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और एक काम करिए इसको ना नीचे ले आइए, तो नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज इनटू, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁴, यहां वैल्यू आ जाएगी T2 माइनस 300। सॉल्व करिए कितना हो जाएगा ऊपर, तो 10⁻+4 अब 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू T2 माइनस 300। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 10⁻⁴/8 प्लस 300, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने में कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, दैट इज 10⁻⁴ का मतलब हो गया 10,000, तो 10,000 प्लस कितना हो जाएगा आपका 2400 ना, कितना हो जाएगा, T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10,000, T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, थोड़ा सा इसको हम लोग ना यहाँ यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा है ना, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करना है, तो वी आर वेरी क्लोज, ओके, हम लोग अपने लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, और हम लोग बहुत क्लोज हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए T2 इक्वल टू, ये हो गया आपका 10, 1, 2, 3 और 3 अपान कितना हो जाएगा 8 प्लस 300, ये हो गया। यहाँ कितना T2 इक्वल टू 8, एलसीएम ले लीजिए, आपको कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 1, 8 3 जा 2400 हो गया, और T2 इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो 12,400 अपान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना, आपका आ जाएगा T2 इक्वल टू आ जाएगा 1550 के 1550 ना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिखा है द कंडक्टिंग वायर्स, क्या लिखा हुआ है, द कंडक्टिंग वायर्स ऑफ अ सेम मटेरियल हैव अ रेडियाई r एंड 2r। टू कंडक्टिंग वायर है ना, तो मान लेते हैं एक कंडक्टिंग वायर, देखिए इसमें भी सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो एक कंडक्टिंग वायर मान लेते हैं कि भाई हाँ, एक कंडक्टिंग वायर का नाम A है, और ए वायर का क्या दिया हुआ है, वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैव रेडियाई, ए वायर का जो रेडियस है, ए वायर का जो आपका रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है, और जो बी वायर है उसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना दिया हुआ है, दैट इज 2r दिया हुआ है। चलिए ठीक है, फिर लिखा हुआ है द करंट फ्लोइंग थ्रू देम इज I एंड 2I, मतलब ए में जो करंट जा रहा है वो I करंट जा रहा है, और बी में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है 2I जा रहा है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, दैट इज VD, ये है इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, दैट इज VD B है, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो निकालना है मतलब VD A अपान VD B हमें निकालना है। तो एक काम कर लेते हैं, सॉल्व करिए थोड़ा सा। तो एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर I दिया, VD दिया, तो आपको एक रिलेशन बताया, क्या पता है, I इक्वल टू होता है NEAVD, सर ने बताया है। तो पहले कंडीशन में लीजिए, तो ए वायर के लिए, तो अब बात करेंगे किसके लिए, ए वायर के लिए। ए वायर में करंट कितना जा रहा है, तो I जा रहा है, तो I इक्वल टू NEA, ए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई, आर कितना माना है आप, अब इसका आर कितना माना, रेडियस कितना माने, आर है ना, आर ही दिया ना, तो आर पाई आर स्क्वायर इंटू आपका क्या हो जाएगा VD, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और उसके बाद सेकंड वायर क्या है आपका, लिखेंगे बी वायर के लिए जो करंट है वो 2I है, तो 2I इज इक्वल टू NEAVD ना, तो ए पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका 2R है, इट मींस द पाई आर स्क्वायर मतलब
4r स्क्वायर इंटू भी डी, ठीक है। तो 2i इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, देखिए यहां से मिलेगा 4 पाई एन ई आर स्क्वायर इंटू भी डी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दैट इज क्या निकालना है भाई, भी डी अपान, हाँ ध्यान दीजिएगा, ए वाला भी डी किसके लिए है, ए के लिए है, ए वाला भी डी किसके लिए है, बी के लिए है, ठीक है। इनका रेशियो निकालना है तो क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो करिए, तो आई अपान 2i इज इक्वल टू, आई की वैल्यू कितनी है, एन ई पाई आर स्क्वायर इंटू भी डी ए अपान, इसकी वैल्यू कितनी है 4 पाई एन ई आर स्क्वायर इंटू भी डी बी, ठीक है। उसके बाद ई से ई क्या हो गया, कैंसिल, एन से एन क्या हो गया, कैंसिल, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, जब सब कैंसिल हो गया क्या, अच्छा आई से आई क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ कितना बचा 1/2, यहाँ कितना बचा भी डी ए अपान 4 भी डी बी, सॉल्व कैसे करेंगे, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 भी डी ए इज इक्वल टू 4 भी डी बी, 2 से 2, 2 से 4, 2 जा भी डी ए अपान क्या करेंगे भी डी बी, यहां क्या मिला 2 अपान 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। रेशियो पूछ रहा था, तो भी डी ए रेशियो भी डी बी इक्वल टू 2 रेशियो 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आज का मेरा क्लास आपको अच्छा लगा, अगर मेरे क्लास आपको अच्छे लगते हैं, मैंने जो भी आपको आज तक पढ़ाया, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी चीजों को आसान कर पा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए नई नई चीजें लेके आ पा रहा हूं, अगर मैं आपको लगता है कि नहीं मैं आपके लिए जी जान से लगा हुआ हूं, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए समर्पित हूं, अगर आपको लगता है कि मैं अपने विद्यार्थियों के लिए एक अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा हूं, अगर आपको लगता है कि अगर मेरे अंदर ऐसी मोरलिटी है कि नहीं मैं अपने विद्यार्थियों के लिए तत्परता के साथ अच्छी अच्छी चीजों को प्रोवाइड कर पा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आपको मेरा साथ देना चाहिए। मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, आप मुझसे जुड़िए, वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, हम लोग मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन वगैरह ये बहुत बड़ी बात नहीं है, फिजिक्स को बहुत आसान करना है, आप लोगों का साथ मुझे चाहिए, ठीक है। आप लोग के साथ से हमारा हिम्मत बढ़ेगा, हमारा हौसला और बढ़ेगा, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीजों को, देखिए मैं बार बार, अभी चूंकि वीडियो क्या है कि आपके लिए है ना, जैसे मैं हमारा अभी क्या है कि अभी स्टार्टअप दौर है, अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक काम करिए कि जैसे कि मैंने आपको अभी जैसे न्यूमेरिकल में पीवाईक्यू आपको करा रहा हूँ, तो भाई आप टेंशन एकदम ना लीजिएगा, पीवाईक्यू आपका मैं करा दे रहा हूँ, क्योंकि इस समय तो पीवाईक्यू न्यूमेरिकल की ही जरूरत है। उसके बाद जो 11th के विद्यार्थी हैं वो एक बात जान करके रखें कि हाँ, जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट होगा, उस सेशन से पहले, ठीक है ना, जैसे सेशन स्टार्ट का मतलब 11th वाले 12th में जाएंगे, तो मैं पहले अच्छे से चैप्टर, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, उसके बाकायदा डेरिवेशंस, थ्योरी अच्छे से समझा करके, कुछ न्यूमेरिकल्स करा करके, उसके बाद फिर थोड़ा सा पीवाईक्यू की चर्चा करके, मेन टॉपिक में क्या क्या हो सकते हैं चर्चा करके मैं सब कुछ करूंगा, ठीक है। तो अभी क्लास 12th के विद्यार्थियों से मेरा एक निवेदन है कि जैसे कि मैं आपके सामने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स ला रहा हूं, तो मेरा एक मोटो है कि भाई मैं आपकी परीक्षा से पहले मैं आपको जैसे कि जो चूंकि समय का ऐसा मतलब समय की ऐसी व्यवस्था बनी हुई है इस समय वर्तमान में, ठीक है, कि मैं कमिटमेंट तो नहीं कर सकता कि 40 चैप्टर की पीवाईक्यू आपको दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक वादा जरूर करूंगा कि हाँ, कोशिश मेरा रहेगा कि मैं 40 चैप्टर तक करके कर पाऊं, और नहीं कर पाया बाय द वे अगर 40 चैप्टर कंप्लीट, तो लगभग उतना मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, मुझसे जुड़िए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हर हर महादेव, जय हिंद।